Hello students, welcome to a class of political science. My name is रोहतास कुमार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चीका कैथल। आज का जो हमारा टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अर्थात मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। अभी तक जो है हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर चुके हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के जो नागरिकों को 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार देता है वो भाग नंबर 3 में है, और आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो हम यहाँ हर एक जो अधिकार है उसके ऊपर विस्तार से आपसे बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। भारत का के जो संविधान है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो घोषित किया गया है, उसी की अनुशंसा में भाग नंबर 3 में हमारे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और जो ये मौलिक अधिकार हमने विस्तार पूर्वक पढ़े हैं, लेकिन इनको पढ़ने के बाद हमको लगता है कि कुछ ना कुछ जो है कमियां इनमें रह गई है जो मौलिक अधिकारों के अंदर है हमारे। और इसी कारण भिन्न भिन्न आधार पर मौलिक अधिकारों की जो है वो आलोचना की गई है कि मौलिक अधिकार वाले भाग में हम ये कमियां हैं। तो आज हम मौलिक अधिकारों में जो जो कमियां रह गई हैं या मौलिक जो अधिकार हैं हमारे, उनको जिन जिन आधारों पर इवेलुएट किया गया है उनकी आपसे हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट। मौलिक अधिकारों की जो पहली जो आलोचना है वो किस आधार पर की गई है? फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। जो मौलिक अधिकारों की पहले जो हमें यहाँ पर आलोचना की गई है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, अर्थात जो मौलिक अधिकार हमारे देश में नागरिकों को मिले हुए हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकारों को कब स्थगित किया जा सकता है? तो जब हमारे देश में युद्ध होता है या बाहरी आक्रमण होता है या शस्त्र विद्रोह होता है तो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को ये पावर दी गई है कि वो हमारे देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकता है, आर्टिकल 360 का प्रयोग कर सकता है। अर्थात हमारे देश में अगर इमरजेंसी के हालात हैं, इमरजेंसी के हालात में क्या प्रोविज़न किया गया है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। हमारा देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। जो ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता मिली हुई है, इन स्वतंत्रताओं को भी समाप्त किया जा सकता है। हमारी जो स्वतंत्रता है हमें जो मिली है, हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है, बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई है, भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी जीविका रोजगार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जब हमारे देश में इमरजेंसी के हालात होते हैं तो इन सभी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारे देश में मौलिक अधिकारों की इस आधार पर आलोचना की गई है। तो भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता, इनकी जो रक्षा करना वो भी हमारा दायित्व है। हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा तभी तो हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहेंगे। तो कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आर्टिकल जो 19 में है उसके बाद हमारे देश में आर्टिकल 20 दिया गया है, 22 दिया गया है, जिसमें व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन करता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हमारे देश में इमरजेंसी के हालात हैं तब भी ये समाप्त नहीं हो सकता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 359 उसकी रक्षा करता है। तो जो पहली हमें जो आलोचना दी, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, आलोचकों का मत है जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, यह उनकी आलोचना का पहला आधार है। तो आगे हम बात करते हैं
दूसरी जो आलोचना फंडामेंटल राइट की, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें दिए गए हैं उनकी जो दूसरी आलोचना है, टू मैनी रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, अर्थात मौलिक अधिकारों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आलोचक अपनी बात कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार पर बहुत ज़्यादा जो प्रतिबंध है वो लगा दिए गए हैं, इस आधार पर हम फंडामेंटल राइट की आलोचना करते हैं जो संविधान के अंदर नागरिकों को दिए गए हैं। रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर लगा दी गई है। उनका कहना है कि भारत का संविधान जहां नागरिकों को एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से उन मौलिक अधिकारों को छीन भी लेता है। जैसे हमारे देश में जैसे आर्टिकल 19 है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, उन पर भिन्न भिन्न आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता आदि को ध्यान में रखकर भी उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की सुरक्षा के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगाया जा सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित कबीलों की रक्षा के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की रक्षा अनेक प्रकार के जो आधार हैं हमारे देश में, सदाचार है, नैतिकता है, इन सभी बेसिस के ऊपर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। कहने का भाव है, जो आलोचक कहते हैं कि भारत के में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो आलोचकों का कहना है कि मौलिक अधिकार का जो अध्याय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अगर उसको मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है वो लगाई गई है। तो इस आधार पर जो आलोचक है इनकी आलोचना करते हैं। मौलिक अधिकारों की ये सेकंड आलोचना जो आलोचकों के द्वारा की गई है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 में जो आपको मौलिक अधिकार मिले उनकी आलोचना भिन्न भिन्न बेसिस पे की गई है। तो हमारी जो आज के जो आलोचना की गई उसका तीसरा जो हमारा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों की किन किन बेसिस पे आलोचना की गई है। थर्ड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। तीसरी जो आज की जो हम आलोचना कर रहे हैं मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं उनमें क्या है कि आर्थिक अधिकार है वो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नागरिकों को देता ही नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आर्थिक अधिकार हमें मिले नहीं है, अर्थात हमें कोई काम करने का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, मौलिक अधिकारों में उसकी रक्षा नहीं की गई। काम करने का, उचित वेतन पाने का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, जो ये आर्थिक अधिकार है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो नागरिकों को देता नहीं है। इसलिए इनमें इस पर जो आलोचक हैं वो आलोचना कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ अपने मत आपके सामने रखना चाहूँगा कि उस समय जिस समय ये हमें इकोनॉमिक राइट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए, प्रोविजन इनका नहीं किया गया, भारत की आर्थिक स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी। जितने भी जो कम्युनल जो सामंती विचारधारा के जो देश हैं उनमें क्या है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन हमारे देश में क्या है नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं मिले हैं। उस समय जो ये आर्थिक अधिकारों की बात कर रहे हैं हम, आर्थिक अधिकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी इनकी जो कमी रह गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस बात का जिक्र कर दिया गया है। हालांकि हम उनकी रक्षा के लिए न्यायालय में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मौलिक अधिकार ही तो हैं वाद योग्य। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जहां हमारा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वैसे ही जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो तीसरी जो आलोचना है एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक राइट। अगली जो आलोचना की गई है आलोचकों के द्वारा डिफिकल्ट एंड अनक्लियर लैंग्वेज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अर्थात जो मौलिक अधिकार है उनकी जो भाषा है वह कठिन व अस्पष्ट लैंग्वेज है। आम आदमी को यह जो भाषा है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे देश में क्या होना चाहिए था कि इनकी जो लैंग्वेज है वो
स्पष्ट होनी चाहिए थी, जैसा कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है मौलिक अधिकारों के बारे में। वहाँ लैंग्वेज स्पष्ट है, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, आलोचकों ने तो ये कह दिया कि ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो स्पष्ट नहीं है। लैंग्वेज स्पष्ट न होने के कारण कोर्ट में चैलेंज होती है बातें, और कोर्ट में बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो इस करके जो इनकी लैंग्वेज को लेकर आलोचना की गई है कि इनकी जो लैंग्वेज है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, बड़ी कठिन और अस्पष्ट है, आम आदमी को ये समझ में नहीं आती। तो ये हमारी आलोचना का चौथा आधार है। तो मौलिक अधिकारों की लैंग्वेज के आधार पर भी आलोचना की गई है। जो अगली जो आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है, लिखा है स्पष्ट, कॉस्टली जुडिशियल रेमेडी, स्पष्ट है, महंगी न्याय व्यवस्था। हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है कि मौलिक अधिकार लोगों को पाने के लिए क्या है, हमारी विदेश में न्याय व्यवस्था कैसी है, महंगी है। स्पष्ट कहा गया मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या तो हम सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर करेंगे या फिर हम हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे। तो आम आदमी की जो पहुंच है वो हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक कहाँ होती है। अगर वहां तक पहुंचना है कि गरीब व्यक्ति न्याय की आशा ही नहीं कर सकता, वहां पहुंचने के लिए लोगों को पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि केस तो हम हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में दायर करेंगे ना। तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत तो हमारी रक्षा करता है। तो हमारा हाई कोर्ट की बात करें चंडीगढ़ में स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय पर है, आम आदमी की वहां पहुंच नहीं होती। इस आधार पर भी मौलिक अधिकारों की जो आलोचना वो की गई है इंडिया में कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगली जो हमारी आलोचना है, ओनली न्यूमरेटेड राइट्स आर गारंटेड टू इंडियंस। भारतीय नागरिकों को केवल वो अधिकार मिले हुए हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। अर्थात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि वो भाग नंबर 3 में लिखे हुए हैं, जिनमें बोलते हैं हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो ये 6 राइट की बात हो रही है, इनके अलावा हमें कोई भी राइट नहीं मिला हुआ है। जो आलोचक है जो आलोचना कर रहे हैं कि इन अधिकारों के अलावा भी अधिकार होते हैं, वो संविधान में नहीं दिए गए हैं। हमारे अधिकारों की कौन से की रक्षा होगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। 6 ही अधिकार हैं जिनमें मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, उनके अलावा आपको कोई भी राइट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पष्ट करता है, वहां नागरिकों को साधारण कानून के तहत प्राकृतिक अधिकार भी मिले हुए हैं। अर्थात वहां पर मौलिक अधिकारों के अलावा नागरिकों को प्राकृतिक अधिकार भी मिले हुए हैं। यानी अगर वहां के नागरिक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करेगा। प्राकृतिक अधिकारों को ध्यान में रखकर भी वहां सर्वोच्च न्यायालय फैसला कर सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यह मौलिक अधिकारों की इस आधार पर आलोचना की गई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को वही अधिकार मिले जो संविधान में लिख दिए गए। संविधान के बाहर नागरिकों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। यह हमारी आज की अगली आलोचना है। तो अगली जो आलोचना यहाँ आलोचकों के द्वारा की गई है, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे यहाँ जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर संसद का नियंत्रण है। इस आधार पर भी मौलिक अधिकारों की जो आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है। हमारे देश में क्या है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए पावर दी गई है। 1973 में केशवानंद भारती केस में मामला स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी मौलिक अधिकार है, संसद अनुच्छेद 368 में जो विधि दी गई है उसके तहत संविधान और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद है हमारे देश की, वो सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है।
तो संसद को संशोधन करने की जो पावर दी गई है, इस आधार पर भी मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है। क्योंकि संसद चाहे तो नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा को का हवाला देकर नागरिकों के अधिकारों को छीन भी सकती है, क्योंकि संसद को विधि बनाने का अधिकार है। जो ये भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, अगर संसद को उनमें चेंज करने का ही प्रावधान कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इन मौलिक अधिकारों का क्या महत्व, क्योंकि संसद इनको चेंज कर सकती है। जब चाहे देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के का हवाला देकर मौलिक अधिकारों को चेंज कर देगी संसद। हमारे देश की संसद अगर चेंज कर देगी तो नागरिकों को मौलिक अधिकार ही क्यों दिए गए। तो इसलिए जो मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है। लेकिन यहाँ केशवानंद भारती मामले में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर पाएगी जो हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे देश का संविधान का संवैधानिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज किया जा सके। तो मौलिक अधिकारों की वहां रक्षा भी की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन यहां सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई भी क्लियर जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो नहीं दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अगली जो आज आलोचना की गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन। हमारे देश में क्या है कि मौलिक अधिकारों की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि यहाँ पर निवारक नजरबंदी व्यवस्था की गई है। एक तरफ तो हमारे देश के नागरिकों को आर्टिकल 20 और 22 जीवन और की रक्षा का जो अधिकार है नागरिकों को दे दिया गया है। अर्थात हमारे देश की संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो आर्टिकल 20 और 22 के खिलाफ हो। लेकिन यहाँ पर निवारक नजरबंदी की व्यवस्था भी की गई है। निवारक नजरबंदी की व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि निवारक नजरबंदी अर्थात हमारे देश की संसद किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का कानून भी बना सकती है कि अपराध किए बगैर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर सकती है। इसको बोलते हैं निवारक नजरबंदी का यहाँ अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ व्यक्ति को दंड के लिए सजा देना नहीं है निवारक नजरबंदी का काम। निवारक नजरबंदी का अर्थ है व्यक्ति को कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से पहले ही रोक लेना। अगर हमारे देश में राज्य की सरकार को यह महसूस हो जाए कि व्यक्ति है अपराध कर सकता है, तो ये अपराध को रोकने के लिए निवारक नजरबंदी की जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाए, निवारक नजरबंदी बोलते हैं इसको। लेकिन निवारक नजरबंदी की आड़ में किसी भी व्यक्ति को हमारे देश की जो सरकार है अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती है और उसके लिए किसी प्रकार की कोई अपील भी नहीं है। तो इसलिए जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, उनमें इस बात की आलोचना की गई है। एक तरफ तो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, दूसरी तरफ निवारक नजरबंदी व्यवस्था भी दी गई है, व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की इस आधार पर आलोचना की गई है कि विदेशी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है नागरिकों को केवल तब प्रतिबंध लगाते हैं स्वतंत्रता पर जब वहां पर इमरजेंसी की व्यवस्था हो। लेकिन हमारे देश में क्या है, जो निवारक नजरबंदी व्यवस्था है वो सामान्य काल में भी नागरिकों के ऊपर उसके ऊपर प्रतिबंध है वो लगाया गया है। तो आज हमने मौलिक अधिकारों का इवेल्युएशन किया, मौलिक अधिकारों की भिन्न भिन्न आधारों पर जो आलोचना की गई है। लेकिन अभी हम मौलिक अधिकारों के इवेल्युएशन के पार्ट 2 का जब अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें मौलिक अधिकारों का जब महत्व की हम बात करेंगे तब मौलिक अधिकारों का जो इवेल्युएशन है वहाँ आपको अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। केवल आज हमने इवेल्युएशन में हमने मौलिक अधिकारों की जो आलोचना है, जो भिन्न भिन्न आधारों पर मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है, सिर्फ उसको पढ़ा है। आगे जब हम महत्व के बारे में इसके पढ़ेंगे तो हम इनका इवेल्युएशन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much.